आप देख रहे हैं एएम न्यूज, सार्थक और सटीक खबरों के साथ। साथियों नमस्कार। आज हम हैं डॉक्टर सुरेश यादव जी के साथ। सुरेश यादव जी के कामों के विषय में हम क्या बताएं। इन्होंने एक ऐसा अद्भुत बीड़ा उठाया है कि हम भी मजबूर होके इनसे समय लिए और मुलाकात किए। और विषय ये है कि कर्ज मुक्ति से निजात कैसे पाएं, या हमने जो कर्ज लिया है कई तरह से परेशान हो रहे हैं, तो कर्ज से निजात कैसे मिले, इस विषय में इनका एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। डॉक्टर सुरेश जी, ये आप बहुत नेक काम कर रहे हैं और जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप इस काम में काफ़ी आगे बढ़ें, मजबूती से बढ़ें और लोगों की सेवा करें। ये कर्ज मुक्ति अभियान क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस विषय में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुरेश यादव भारती। कर्ज मुक्त भारत अभियान लगभग ये 2-2.5 साल से अभियान पूरे देशव्यापी 20 राज्यों में चल रहा है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि हमारी संस्था है धार्मिक एकता ट्रस्ट। हमने सर्वे में ये देखा कि सरकारी डेटा के हिसाब से समस्या की शुरुआत पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में लगभग 50,000 व्यापारियों ने सुसाइड किया। उसमें से सैकड़ों लोगों ने तो ऑनलाइन फेसबुक आके सुसाइड किया है, जो हमारे पास साक्ष्य है, जिसमें सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा की या किसी प्रकार की सहायता की या किसी प्रकार के मार्गदर्शन की कोई पहल नहीं हुई। इसके बाद संस्थान के हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री शहनवाज चौधरी भारती जी ने ये बीड़ा उठाया कि वो और उनकी टीम के पूरे देश में जो सदस्य हैं उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य चालू किया। अब अभी इस समय का दौर ऐसा चल रहा है, आज हम 2024 में हैं। लगभग ये जो शुरुआत हुई है हमारे धार्मिक एकता ट्रस्ट की तरफ से, इनमें ये ऐसा कहा गया कि मुख्य कारण 3 हैं। कर्ज तो लोग लॉकडाउन जीएसटी के पहले भी लिए थे और भरते चले आ रहे थे, पर समस्या ऐसी हुई, जो मुख्य 3 कारण हमें 3 सालों में जो पता चला है, इसका मुख्य 3 कारण है। सबसे पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। इन तीनों नीतियों, गलत नीतियां कह सकते हैं, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आम जनता का, मध्यम वर्ग का, लोअर क्लास का, इसके अलावा अपर लोअर क्लास में भी जो लोग बड़े व्यापार में हैं, उन लोगों की आर्थिक रूप से कमर टूट गई। कुछ व्यापारी जीएसटी को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था कि उनकी समझ में नहीं आया। अब हर कोई अर्थशास्त्री नहीं होता है। उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि किन चीज़ों का पालन हम कैसे करें। एक समय पे ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि एक ठेले वाले को भी लगता है सीए रखना पड़ेगा, जीएसटी की इतना कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। और उसके बाद लॉकडाउन आ गया। कोरोना काल में ऐसे हुआ कि रातों रात ये हुआ कि अब ऐसे ऐसे बीमारी, महामारी आ गई है, कार ठप हो गया। उसमें लोग ये नहीं सोचे थे कि हमें 1 साल 2 साल का बैकअप रहे, तो उसमें बहुत सारा जो लोगों ने कर्ज लिया था बैंकों से, जिसमें वो अपने हफ्ते नहीं भर पाए। सरकार ने 6 महीने का मॉनिटरियम दिया, लेकिन जब कोरोना के बाद 6 महीने का मॉनिटरियम जो लाभ ले पाया, हर कोई तो नहीं ले पाया, जिन्होंने लाभ लिया उसे 12 महीने का उनको ब्याज देना पड़ रहा है। आप कहीं भी किसी व्यापारी का जो बिजनेस लोन लिया होगा उनसे पूछ सकते हैं, एमएसएमई से लोन जिन्होंने लिया होगा उनसे पूछ सकते हैं कि आपको मॉनिटरियम 6 महीने मिला और उसके बाद 12 महीने तक उसका ब्याज भरना पड़ा। अब चूंकि उनके पास पूंजी रही नहीं, जिन लोगों ने सामान लोन लेके भरा था व्यापारियों ने, वो जो कच्चा माल था वो खराब हो गया। अब बैंक को ये चीज़ें नहीं बता पाया हो। हालांकि बैंक को पता है कि सरकार द्वारा मॉनिटरिंग हुआ, लेकिन उसके अलावा किसी प्रकार की कोई सहायता या मार्गदर्शन या बैंक को कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया, कोई जीआर नहीं दिया गया जिससे कि जो आम जनता है या व्यापारी वर्ग है वो राहत मिल सके। ठीक इसके उलट आप अगर देखोगे तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए
इससे भी कहीं अधिक 12 लाख करोड़ रुपए अधिक मात्र 100 व्यापारियों को, जो एकदम एलिट क्लास है, उनका माफ किया गया। आपको पता होगा अडानी अंबानी द्वारा, चूंकि अडानी का यहाँ पे पनवेल में ही 12,000 करोड़ रुपए का हेयर कट किया गया। उसके अलावा जी टीवी के जो सुभाष चंद्रा थे, 56,000 करोड़ का उनके कर्जा माफी की गई। और आप बहुत सारे उदाहरण हैं। इवन सनी देओल एक बहुत बड़े नेता है बीजेपी के और कलाकार हैं, उनका भी 56 करोड़ के इसके लिए ऑनलाइन कुर्की उनका रोक दिया गया। हम उस कर्जा माफी पे नहीं जा रहे हैं। जो आम आदमी कर्जा में डूबा हुआ है, उसको धमकियां आ रही हैं, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं कि आम आदमी जो परेशान है उसके लिए आपकी संस्था कैसे काम कर रही है। यदि कोई कर्ज में डूबा है तो आपसे संपर्क करें। आपके कार्य करने की विधि कैसी है वो हम जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, सेम आपकी ही तरह हमने सवाल सरकार से उठाए कि एक तरफ भेदभाव जो किया आपने, एलिट क्लास को 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ की आपने कर्जा माफी दी। कर्जा माफी ऐसे होती है कि वो बैंक को पैसा सरकार देती है, जनता का टैक्स किया हुआ, और उनको समय देता है। अच्छा, कभी अनलिमिटेड टाइम देके, राइट ऑफ करके, बहुत सारे ऐसे टर्म है जो आम जनता को नहीं पता है। हमारे अर्थशास्त्री, हमारे टीम के वकील, इन लोगों ने उन चीज़ों को बाहर निकाला जो पर्दे के पीछे थी। आपने अगर 3 लाख का लोन लिया है, जैसे आपने कहा कि गरीब आदमी की बात कर रहा हूं मैं, जो 3 लाख 5 लाख 20 लाख 10 लाख छोटे लोन लेने वालों की बात कर रहा हूं, इनके पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। हमने आम लोगों के लिए हर राज्यों में फ़ोन नंबर दिए, हेल्पलाइन नंबर दिए, जिसमें हम इनको बताते हैं कि आप सुसाइड मत करिए। पहले हमें फ़ोन आता है तो हम इनकी काउंसलिंग करते हैं कि समस्या क्या है। पहले क्योंकि स्थिति ऐसी मानसिक स्थिति हो जाती है कि बैंक द्वारा रिकवरी एजेंट है, उसके बाद कोर्ट की नोटिस रहती है, उसके बाद इनके किसी भी प्रकार का सरकार द्वारा हमें ये नहीं मिला है, ये बैंक द्वारा बताया जाता है। तो हमने क्या शुरू किया, मैं इसलिए समस्या पहले इसलिए बता दी कि समस्या 3 नीतियों के पहले इतनी विकराल नहीं थी। उसके बाद ये जो 50% 60% 70% देश की आबादी को जो असर हुआ है, वो इसी कारण हुआ है कि जो लोग बड़े थे, उनकी पहुंच थी पर्दे के पीछे, उनके पास अर्थशास्त्री थे, सीए थे और बाकी पैसे के व्यवहार को समझने वाले लोग थे, वो लोग कैसे इस जाल से फंस गए, निकल गए। जो फंस गए थे वो निकल गए। आम जनता इस चीज़ को नहीं जानती है, अपने डेली के रोजी रोजगार के ऊपर उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो उन चीज़ों का हमने एक डेटा बनाया और लोगों को बताना चालू किया। आज 2-2.5 साल में हम लोग जो भी यूट्यूब पे बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं, कहीं भी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी टिप्पणी या सरकारी रोक टोक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम संवैधानिक नियम से उनको रास्ता बताते हैं। रास्ते क्या है, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी ने, बहुत प्रकार के लोन होता है, चूंकि कर्जे से बाहर निकलने के कारण, अब आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, शहनवाज चौधरी भारतीय के यूट्यूब के चैनल पे आप जाइए, 2 भाग में 1-1 घंटे का पूरा उसमें रास्ता बताया गया है, कर्जे के दलदल से कैसे बाहर आए। क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट जो भी है, एक सीमित समय में मैं सारे टॉपिक को कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 2 भाग में बताया गया है। हम भी उसी वीडियो को देख के लोगों को बताते हैं। ये क्रेडिट कार्ड वाला जरा ज़्यादा समस्या मुंबई वालों को है। क्रेडिट कार्ड से जो परेशान है, जैसे मान लीजिए कि हम ही 5 लाख लोन लिए, हमारे पास न पैसा भरने के लिए है, न हमारा बिजनेस व्यवसाय है, न हमारी नौकरी है कि उसको भर पाएं, और धमकियां मिल रही हैं, उससे कैसे निजात पाएंगे? देखिए, बहुत कई प्रकार के लोन होते हैं। पहले मैं क्रेडिट कार्ड से ही ले लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड ऐसा चीज़ है, आरबीआई ये बैंक को ये कहती है कि आप उसके सिबिल वैल्यू पे आप लोन दे रहे हो। प्राइवेट बैंक
के एम्प्लॉय जो रहते हैं या प्राइवेट बैंक रहती है, ये न तो पुलिस के पास जा सकती है उसे वसूल करवाने के लिए, न ही ये कोर्ट जा सकती है। अगर आपका घर का लोन है ये जा सकती है, पर्सनल लोन है कोर्ट का नोटिस भेज सकती है। पर क्रेडिट कार्ड का ऐसा है, ये बैंक ने अपने रिस्क पे आपको लोन देती है। आपकी स्थिति अच्छी है, आपका ट्रांजैक्शन अच्छा है तो आपको लोन देती है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड में असल में सबसे निम्न ये लोन है और इससे तो जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड का अगर आप कहेंगे तो सिर्फ एक SBI बैंक जो सरकारी है उस पे एक्टिविटी बैंक कर सकती है। बाकी कोई भी NBFC हुआ, प्राइवेट बैंक हुआ, सरकारी बैंक, कोई भी अगर क्रेडिट कार्ड के आपको परेशान कर रहा है तो आप उसे पत्र लिखिए। वैसे तो क्रेडिट कार्ड का ऐसा रहता है कि बैंक वाले बोलते हैं इसका एक हर शहर में एक मुख्यालय रहता है, वहाँ पे आपको ईमेल करना है, पत्र लिखना है। पहला पत्र में क्या लिखना है? पत्र में आप उन्हें अपना कार्ड नंबर बताइए, अपनी कब आपने लिया है, कितना लिया है और क्या क्या समस्या से आप गुजर रहे हो। जैसे आपने बताया कि मेरी नौकरी छूट गई है, तब मैं नौकरी पे था, अब मैं नौकरी पे नहीं हूँ, 6 महीने से मुझे नई नौकरी नहीं मिली है, पर क्रेडिट कार्ड वाले परेशान कर रहे हैं। तो आप ईमेल करिए, पत्र लिखिए, दोनों प्रकार करिए। स्पीड पोस्ट करिए जिसका आपके पास पावती रहती है कि मैंने उन्हें बताया है। बहुत समय बैंक, हमारे 3 सालों के अनुभव में ऐसा है कि बैंक स्पीड पोस्ट लेती है, डायरेक्ट डिस्पैच नहीं लेती, बोलती है ऐसा हम लेटर नहीं लेंगे, चूंकि ये RBI के नियमों के विरुद्ध है, पर ऐसा करती है कई बार। तो आप ईमेल लिखिए, अपना पूरा डिटेल लिखिए कि मेरा ऐसा ऐसा समय है, जैसे ही मेरी नौकरी लगती है या मुझे 6 महीने साल का समय दीजिए, इस पीरियड में जो मेरा क्रेडिट का जो ये बन रहा है वो मैं बाद में दूंगा। दूसरा एक रास्ता है, अगर फिर भी आपके पास कहीं से पैसा आ जा रहा है तो 15 से 17% आप भर सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख का लोन है, आप 17,000 18,000 पे आप बार्गेनिंग, हर बड़े पैसे वाले बार्गेनिंग करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है इतना तो हमें भरना ही है। आप उन्हें कहिए मेरी ये समस्या है, मैं कहीं और से पैसे लेके आपको दे रहा हूँ, तो 15-17% तक, कोई बैंक 20% पे आपका क्लोज कर देती है। वो धमकी ये देगी आपका सिविल वैल्यू खराब हो जाएगा, धमकी देती है। पर यही बैंक, दूसरी बैंक, कई लोग ऐसे भी हैं जो सिविल वैल्यू अच्छा भी कर देते हैं बाद में। तो आप उस चीज़ का चिंता मत करिए। अगर आपके पास पैसा है, आपके अमाउंट का 15-17% 18% है, आप कहीं से लेके उसे दे दीजिए। और NOC लेटर लेना है, 2 चीज़ें लेना। कई बार बैंकें ऑफर नहीं करती है और जो कस्टमर रहता है वो लेता नहीं है। आप NOC लीजिए कि नो ऑब्जेक्शन, बैंक से मिला है मुझे, इसलिए मैं अगली बार भी लोन लेने का ले सकता हूँ। बैंक ये कहती है कि हम आप 20% पे अगर क्लोज कर रहे हैं तो हम NOC नहीं देंगे, पर ये आपकी बात है कि अगर आप NOC नहीं देंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे, फिर 6 महीने 1 साल के बाद दूंगा। अगर आदमी दिवालिया हो गया है कि उसके पास 20% भी नहीं है तो क्या करे? हाँ, तो उसे बता दीजिए। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो आपको प्राइवेट बैंक कुछ नहीं कर सकती। फिर भी अगर धमकियां आ रही हैं या परेशान कर रहे हैं तो क्या? इसमें धमकी 3 प्रकार से आती है। एक तो बहुत समय हमें ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं, फर्जी नोटिस आती है, कभी कलकत्ता के किसी या दिल्ली 36 क्या तो एक कोर्ट है या कलकत्ता से आ गया। अगर आप मुंबई से है ना तो आपके स्टेट के अलग से ऐसे नोटिस कहाँ से तो आता है, जबकि हर जुरिडिक्शन बना हुआ है। मुंबई हाई कोर्ट सारी सिस्टम मुंबई का है तो मुंबई के आना चाहिए, लेकिन ये एक फर्जी आता है पहला। दूसरा आता है आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, तीसरा ईमेल आता है, आप उसे रिप्लाई देते रहिए। अब आप बताइए, अगर आप प्राइवेट बैंक पुलिस में नहीं जा सकती, कोर्ट में नहीं जा सकती, तो आम इंसान किसी से और किसी से डरता है? अगर हम रिप्लाई भी नहीं दें ईमेल का या उनके नहीं, रिप्लाई आपको देना चाहिए कि मेरे पास नहीं है, यथा स्थिति बताना है। आप रिप्लाई से क्यों भाग रहे हैं? असल में बैंक क्या होता है, ये तो क्रेडिट कार्ड है, आपको मैं दूसरे लोन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप हमेशा बैंक को अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और एड्रेस हमेशा अपडेट करके बताते रहिए। बैंक भी आधार कार्ड KYC करती है, उसके पीछे बैंक का ही फायदा नहीं, आपका फायदा है। आपकी जो यथास्थिति आप बताइए। क्रेडिट कार्ड छोड़ दीजिए, आपका मान लीजिए होम लोन है, 4 नहीं भर पा रहे,
तो आप पहले से, जैसे अगले महीने का ईएमआई मैं नहीं भर पा रहा हूँ, आपको पता है, आप पहला लेटर लिख दीजिए। डॉक्टर साहब, क्रेडिट कार्ड वाले ज़्यादा दिवालिया हो रहे हैं, इस पे हमको बात ज़्यादा करनी है। क्रेडिट कार्ड का ऐसा है कि हो सकता है आपके परिचित आपके यहाँ से ज़्यादा ये हो, पर हमारे पास ज़्यादातर संख्या में होम लोन नहीं भर पा रहे हैं, पर्सनल लोन नहीं भर पा रहे हैं, बिजनेस लोन नहीं भर पा रहे हैं। फिर भी आप अगर क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा ही कर रहे हैं तो मैं बता दूं, आप सिर्फ यही रिप्लाई दीजिए कि मेरे पास नहीं है, ईमेल आ रहा है, तो आप रिप्लाई देते रहिए। वो ईमेल कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 30,000 का 3 लाख बना के वो बोलते हैं। वो आप जितने 6 महीने नहीं भरे, आप जैसे ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तो ऐप कितने चाइनीज बंद कर दिए। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर है तो आप 3 लाख लिए तो 5 लाख कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं ठीक है इसका 20% भर दो। वैसे नहीं होता है। जैसे आप उनको पहले से ही बताते जा रहे हैं, ईमेल करते जा रहे हैं, मेरी ये स्थिति है, दिवालिया हो चुका हूँ, तो अगर 30,000 पे दिवालिया बताते चले आ रहे हैं आप, तो 3 लाख वो कहीं ये नहीं कर पाएंगे। जब मैंने आपको मेरे 3 लाख पे ही दिवालिया, 30,000 पे ही दिवालिया बता दिया, तो आप 3 लाख कैसे कर सकते हो? तो अब आपको आरबीआई के कुछ नियम बता दूं। पहले नियम मैं आपको बता दिया हूं कि आरबीआई बैंकों को यही सीधा निर्देश देती है कि आप ये पैसा अपने रिस्क पे कस्टमर को देंगे। ये इसका कोई कोर्ट केस नहीं होता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं। अब रिकवरी एजेंट से कैसे आप ये करेंगे जो फोन कॉल लेते हैं? होता है ऐसा है कि आपका ऐप रहता है, आप यस यस करते चले जाते हैं, आपके गैलरी के फोटो और कांटेक्ट लिस्ट उनके पास आ जाते हैं, तो आपके रिलेटिव को फोन करेंगे कि भाई फलाने आपके इतना 3 लाख लोन लिए हैं, नहीं दे सकते तो क्यों लिए, आप उनको बताइए। ये तो मैं सीधे अच्छे से बोल रहा हूँ, रिकवरी एजेंट बहुत गलत तरीके से करते हैं। रिकवरी एजेंट का भी अगर मैं बात करूँ तो आधा घंटा उस पर जा सकता है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। रिकवरी एजेंट अभी के समय में देश में बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है। रिकवरी एजेंट ऐसा होता है कि 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, सरकार उन्हें लाइसेंस देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये जानकारी आप लोगों को आप चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और वो कोई भी एग्जाम देके बन सकता है, आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। उसमें यही सिखाया ही जाता है कि आप कितने तहजीब से सामने वाले से पैसे मांगते हो। पर मुंबई में या बाकी शहरों में भी 60 से 70% रिकवरी एजेंट बिना लाइसेंस के हैं, उनको तहजीब भी नहीं है। असल में इसीलिए बैंक उनको हायर करती है। एक रिकवरी एजेंट को उनको पेमेंट देना होता है 40,000 50,000। ये लोग 12,000 में काम करते हैं, पहला फायदा बैंक का। ये लोग रफ में बात करते हैं, तो अपनी इज्जत का ख्याल रख के इंसान पैसे का जुगाड़ करने लगता है, और ये लोग हर चीज़ पे उतर आते हैं, इनको इंसेंटिव रहती है। यही चीज़ें हैं, लाइसेंस धारक रिकवरी एजेंट को भी रहती है, लेकिन वो प्रेशर नहीं दे सकता। नियम ऐसा है। अब आपको बता दूं, मान लीजिए रिकवरी एजेंट, एक फर्जी रिकवरी एजेंट आपको फुल गालियां देना चालू किया, आप रिकॉर्ड करिए। कितने केस ऐसे हुए, मैं खुद यहाँ गोरेगांव में रिकवरी एजेंट को बुलाया हूँ और दिंडोशी पुलिस स्टेशन में बैठाया हूँ, भाई तुम्हारा ही रिकॉर्ड है, खूब गाली गलौज किया। बैंक मैनेजर ने बोला हमने इसे नहीं रिकवर किया है, हमने इन्हें हायर नहीं किया है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन छोड़ के हम चले गए। अब वो अपना गया होगा जहाँ से, और उसे होता क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप बैंक है, मैं रिकवरी एजेंसी वाला हूँ और एक कस्टमर है, आप मुझे लिस्ट देंगे कि मेरा इतना पैसा रिकवरी करके लाइए, इतने 20-30 कस्टमर जो हैं, आपको इतना इंसेंटिव है। अगर एजेंसी में लाइसेंस वाले रिकवरी एजेंट है, ये सिस्टम है, अच्छा है, तो ये अच्छे से बात करेंगे। सुबह 9 बजे से रात को 7 बजे के बाद रिकवरी एजेंट कॉल नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, हरेस नहीं कर सकता। घर के अंदर बैठ के आस पड़ोस और लोगों को आपके प्रति, आपके लोन के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। पर कई वीडियो ऐसे फेसबुक और मीडिया में आते हैं, माइक लेके आते हैं रिकवरी एजेंट, आपने पैसा नहीं दिया है, तो ये व्यक्तिगत हनन है, मान का हनन है। आरबीआई ने इसमें बैंक के लाइसेंस भी रद्द किए हैं। 3 माइक्रो फाइनेंस, हमारी मुहिम के बाद 3 माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस रद्द हुआ है मुंबई में। अच्छा, आपके सामने अब तक कितनी समस्याएं आ गई हैं और लगभग कितनी समस्याएं आपने क्लोज कर दिया है, ये मुख्य बात है। देखिए, मुख्य तो हमारा जो अभियान है ये निःशुल्क है। आज अगर मैं आपको कहूं कि रोज आपको 100 लोग फोन करेंगे, उनको आपको
समस्या सुलझाना है तो आप एज अ प्रेस वाले नहीं, कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता, पागल हो जाएगा आदमी ना। लेकिन हमारे जो पूरे देश में 200 से 250 लोग थे, उन्होंने ये किया है, अपना टाइम, अपना पैसा, अपने घर से गालियां सुनी और उसके बावजूद किया है। और सिर्फ एक ही उद्देश्य था हमारा कि लोगों की जान बचनी चाहिए। पंछी, पशु पक्षी, पेटा और सब चीज़ के लिए संस्थाएं हैं। इंसान अपनी जान दे रहा है, उसके लिए कौन सी संस्था बनाया है? अभी हमने सरकार से कई बार कहा कि राज्य में कम से कम एक 10 फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों में आबादी है। एक 10 फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड करिए कि लोन खाली काउंसलिंग के लिए, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया। अब हमारा जो उद्देश्य इतना बड़ा था, उसमें हमने लिखित में 1 से 1.5 लाख लोगों की जान बचाई है। और इससे बड़ा कोई उपहार और इससे बड़ा कोई, क्योंकि जब वो सामने वाला कर्ज से राहत पा जाता है, अच्छा कैसे पाता है मैं उसके बता रहा हूँ। जो उन्होंने हमें फीडबैक देता है, बस वही फीडबैक ही हमें अपने कार्य करने के लिए, इस अभियान के लिए जोड़े रखता है। अब मैं बता रहा हूँ राहत कैसे पाता है। पहले तो हम उसे पत्र व्यवहार करने के लिए कहते हैं कि अगर आपको पता है कि अगले महीने से मैं नहीं दे पाऊंगा, आप पहला पत्र मैनेजर के नाम पे लिखिए कि मैं ऐसा ऐसा लोन लिया हूँ, अभी तक मैंने आपका पूरा दिया है, मुझे 6 महीने का समय, 1 साल का समय दीजिए, ऐसा ऐसा है। इस पत्र का रिप्लाई मुझे 10 दिन के अंदर दीजिए, वरना मैं ये समझूंगा कि मेरा आवेदन स्वीकार हो गया है। इंग्लिश, हिंदी, जिस भाषा में आपको लिखना है ईमेल करिए, वही ये करिए। अपने पास रिसीट रखिए, स्पीड पोस्ट से ईमेल करिए। उसके बाद मान लो 10 दिन के बाद उसने नहीं दिया, बैंक वाले, क्योंकि बैंकिंग, हमने बैंक के पास भी गए कि आप उनको ये जो 6 महीने का समय है, मोहलत है, क्यों नहीं देते, 1 साल क्यों नहीं देते? तो उन्होंने बताया कि हमारा 1 साल, हमारा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इनके लोन कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें हम ये डाले नहीं रहते। अगर हम इन्हें 1 साल का टाइम देते रहे तो हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर का पूरा सिस्टम, ब्याज का, ये सब बढ़ते बदल जाता है। तो उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई। हमने उन्हें पूछा तो क्या ये पैसे वालों के समय आप फ्री में करते हैं? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनका 10 लाख करोड़ का है तो उनके लिए आप स्पेशल कर देते हो। और जो 2 लाख का है, 5-10 लाख का किसान 70,000 के लिए सुसाइड किया है, पेपर में आता है। लातूर में सबसे पहला सुसाइड लातूर में हुआ था, 75,000 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20,000 के लिए हुआ है, न्यूज़पेपर का है। इसके बाद से ही हमारे अभियान ने इसको बोला कि ये तो कुछ करना चाहिए। और हमारा अभियान का दूसरा कारण है सफल होने का, हम निःशुल्क है। अगर हमने 1 रुपया भी कहीं लिया होता तो सरकार हमें फ्रॉड केस में अंदर डाल देती कि आप एक कमाई का जरिया बन रहे हैं। काम सरकार का है, कर हम रहे हैं, लेकिन अगर 1 रुपये का भी ये किए होते, हमारे टीम के अलावा लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए। ये पहले हमसे जानकारी सेटल कराने के नाम पे, सेटल कराने नहीं, यही जानकारी, जो जानकारी हम निःशुल्क दे रहे हैं, अभी जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये हम वकीलों द्वारा प्रॉपर ये करके, सीए द्वारा प्रॉपर ये बना के तब हम दे रहे हैं। एक भी जानकारी हम गलत दे रहे हैं सोशल मीडिया में आके, आपको पता है किसी को भी आप गाली दे दो तो अंदर हो जाते हैं। हम तो बैंक जो सबसे पावरफुल है उसके खिलाफ जा रहे हैं। एक्चुअली हम बैंक के खिलाफ नहीं, हम लोगों के साथ हैं। आप उन्हें मोहलत दीजिए, वो दे नहीं रही है। अगर जिस नियम से आप पैसे वालों को दिए उसी नियम से आप इनको दीजिए, हमारा यही कहना है। फिर हमने ये चालू किया, सर्टिफिकेट देना चालू किया। सर्टिफिकेट ये देना चालू किया कि आप फॉर्म भरें। हमने ऑनलाइन फॉर्म भरवाया, और हमारे टीम के मेंबर ऑफलाइन फॉर्म भरते थे, जो बेचारे छोटा फ़ोन रखते थे, जो ठेले वगैरह रहते थे। फॉर्म भरना है, बहुत आसान है, इसमें कोई डेटा नहीं लिया गया, ना आधार कार्ड नंबर, ना पैन कार्ड, कुछ नहीं लिया गया। उसका मिसयूज हो सकता है। सिर्फ नाम, फ़ोन नंबर और अमाउंट कितना है वो सरकार डिसाइड करे। इन्होंने कितना लोन लिया है, माफ़ करते समय उनको तो खुद पता चलेगा। फ़ोन नंबर, नाम से ऑलरेडी आपको खाली किसी भी बैंक में जाइए, नाम, फ़ोन नंबर बताए, आपका पिछला इतिहास और अभी का पूरा मालूम हो जाता है। किसी भी बैंक में जाइए, किसी भी बैंक का लोन के बारे में बात कर सकते हैं आप। पैन कार्ड से सब हो जाता है। तो हमने ना आधार कार्ड लिया, ना पैन कार्ड लिया, ना कुछ लिया। फॉर्म भरा गया। आपको बता दूं 17.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है 2.5 साल। ये तो पूरे देश का है। हमारा टारगेट तो क्योंकि करोड़ों का है,
क्योंकि इससे परेशान करोड़ों लोग जनता है। ये तो हम लोग जहां तक पहुंच पाए, 150 करोड़ में 200-250 लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी, ये सरकारी काम है, ये सरकार का काम है, क्योंकि उनके पास संसाधन है। और आप कम से कम हेल्पलाइन तो करिए, एक ये तो करिए। इतने प्रयास के बाद हमारे अर्थ मंत्री जो निर्मला जी हैं, उन्होंने रिकवरी एजेंट के बारे में कठोर ये दिए थे बीच में। बहुत सारे चेंजेस है, आपको विश्वास नहीं होगा, आप न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। 2 साल में जितने GR RBI के आए हैं, न तो वो 2 साल के पहले आए थे, न तो अब आ रहे हैं इलेक्शन के बाद, नहीं आ रहे हैं। उसका कारण यही है कि उन्होंने देखा कि ये तो ऐसी दुखती नस है कि हमने पैसे वालों के साथ रियायत की, जो लोग नहीं भर पाते देश छोड़ के भाग जाते हैं, उनका तो कुछ कोई पूछता नहीं है। मरते गरीब लोग हैं, मरते गरीब लोग। एक किसान को जमीन कुर्की कराएंगे। और इससे बड़ा जो हमारे सामने भ्रष्टाचार समझ लो या स्कैम समझ लो, वो ऐसा है कि बैंक आपका घर लेना चाहती है। कैसे? अरबों रुपया बैंकों ने घरों के लोन के लिए दिया है, पर किसी भी बैंक ने जगह खरीद के उस बैंक को, वहां पे बैंक नहीं खोला है, न तो SBI, किसी बैंक ने नहीं खोला है। उनको मालूम है जिस दिन जनता जाग गई, हमें तो छोड़ के भागना है एक दिन। तो आपको विश्वास नहीं होगा, फर्नीचर तक भाड़े पे लेते हैं बैंक। अरबों रुपए देने वाला तुम अपना खुद का बिल्डिंग खरीद के उसमें फर्नीचर नहीं ले सकते खरीद के। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। पर क्योंकि ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि धीरे धीरे पता चलते गया, हमने और गहराई में समुंदर के जाते गए, तो बैंक द्वारा आपका घर लेने का पूरी तरीके से प्लान है। डॉक्टर साहब, जहाँ हम लेके जा रहे हैं वहाँ आप नहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये मुंबई में जो लोग कर्ज से परेशान हैं, उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह आप बताइए, जिससे कि मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो संपर्क करे, या आपका कोई कार्यालय है तो वहाँ भी बताइए कि लोग संपर्क करें। देखिए, आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप कहीं भी जाएंगे तो कर्ज मुक्त भारत अभियान आप टाइप करिए। और मुंबई में अगर किसी की बात है तो मैं मेरा नंबर बोल रहा हूँ, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8369782685। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 8369782685। आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको मिलने की जगह बता के वहाँ पे, ऑफिस हमारा यहाँ गोरेगांव ईस्ट में एक्सप्रेस जोन मॉल है, वहाँ पर है। जैसे ही समय अनुसार ये रहेगा, मैं फ़ोन पे बात करके उनसे मिलके उनकी समस्या का सुलझाव देता हूँ। और आपका सटीक सवाल करिए, क्योंकि मैं यहाँ 2.5 घंटे 3 घंटे बोल सकता हूँ, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। हम समस्या समाधान और उस चीज़ का अभी असर, पहले बाद में सरकार का सामाजिक मानसिक हर तरीके का जो मैंने अनुभव किया 2.5 साल में, वो चीज़ मैं चर्चा कर सकता हूँ। आपने क्रेडिट कार्ड का पूछा, क्रेडिट कार्ड का हमने बता दिया। होम लोन का एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, हो सकता है भविष्य में आपको ज़रूरत पड़े, आपके दर्शकों को ज़रूरत पड़े। ये समझ लीजिए, जब भी आप होम लोन लें, मान लीजिए आपका घर 50 लाख का है, तो आप मैक्सिमम लोन लीजिए उस घर पे, क्योंकि घर होता है 50 लाख का और लोन लेते हैं 5 लाख का, और आप भर नहीं पाते हैं तो वो बैंक उसे 25 लाख में ऑक्शन कराती है। मैक्सिमम की ज़रूरत नहीं हो तो फिर भी आप मैक्सिमम लेके रखिए। क्यों? क्योंकि आपको घर, जब आपका ये कुर्की होगा ना, तो वो 5 लाख के लोन पे आपका 50 लाख का लोन कुर्की होगा, उसे बेचा जाएगा, क्योंकि वो ब्याज लगा के उसे 20 लाख कर देते हैं। आप भर पाते नहीं हो, बार बार कहते हो मुझे समय दो समय दो, या तो आप खुद पहले से बेच के 5-7 लाख रुपया बैंक को भर दे तो बात अलग है। वरना जब आपको ये होता है ना कि चलो ठीक है 10 लाख का लोन आपका मान लीजिए लिया है, आप सबसे पहले आपके दर्शकों को बता दूं कि रेकी रेगनर रेट रहता है आपका, मान लीजिए मार्केट वैल्यू 50 है तो रेकी रेगनर में 45 लाख रहेगा, लेकिन उसको बैंक कई जगह ऐसे देखा जाता है कि उनके पास उनके पर्सनल फाइनेंसर रहते हैं, वो उसे 20 लाख 25 लाख 23 लाख में ऑक्शन कर देते हैं। तो 45 लाख का घर मुझे 22 लाख में मिल गया, मैं इसे 30 लाख में बेच दिया। अब बंदरबाट
मैनेजर और बाकी लोगों की हो जाती है। ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ये है। अब इसे सबूत मांगा जाएगा तो बहुत सारे जो बैंक के कुर्की हुई है उसमें ये चीज़ें इंसिडेंट्स हुई है कि इस तरीके से बैंक प्रयास करती है घर लेने की। डॉक्टर साहब, समय मजबूर कर रहा है कि हमें ये चर्चा बंद करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और ये समाज में ये जो लोन है ये कैंसर की तरह है और आप लोग कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि अंग्रेजी दवा की तरह काम करे कि ठीक है, आदमी कितने सालों से परेशान है तो उसकी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उसे मुक्ति मिल जाए और उसका परिवार भय मुक्त, टेंशन मुक्त जिए। और एक बार फिर मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूं कि ऐसे नेक कार्य करते रहें और बहुत जल्द ही इस समस्या से मिलते जुलते और अनुभव लेकर फिर हम आपसे प्रश्न करेंगे और आपका जवाब जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश जी। कैमरामैन महेश यादव के साथ मैं SN यादव।